हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक प्रश्न की पड़ताल करेंगे और जो प्रश्न है वो पूरी दुनिया के लिए आज एक पहेली बन गया है। वो पहेली ये है कि वास्तव में कारण क्या है कि अमेरिका इतना एग्रेसिव हो गया है। अब इसके मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देने वाला हूं और वैसे भी आप न्यूज़ अगर देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से अब अमेरिका ने रसिया के जो तेल टैंकर्स हैं उनको भी जो है कैप्चर किया, उनको निशाना बनाया। जबकि आप देखेंगे कि वो घोस्ट वेसल्स नहीं थे, याद रखना वो घोस्ट वेसल्स नहीं थे, बल्कि उन पर रसिया का जो फ्लैग है वो लगा हुआ था। अब ये कारण आता है, आप सोचिए कि अभी तक हम ये बोल रहे थे कि भई अमेरिका जो है वो नॉर्थ कोरिया से इसलिए डर रहा है क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार है। अब आप सोचिए कि जो सबसे बड़ा एक जो प्रतिद्वंदी है रसिया अमेरिका का, उसके व्हीकल्स पर अटैक कर देना, ये एक बहुत बड़ा संकेत है और उसके बयान भी अलग-अलग आए हैं। लेकिन आज ये सारी जितने भी जो पहेली है उनको डिकोड करेंगे और देखेंगे कि ये वास्तव में जो दिखाया जा रहा है पूरी दुनिया को कि भाई अमेरिका इसलिए अटैक कर रहा है। जैसे बहुत सारे क्यूट यूट्यूबर्स हैं या क्यूट विश्लेषक हैं, वो ये बता रहे हैं कि अमेरिका ये जो अटैक कर रहा है इस तरीका का, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको जो है भारत से या फिर पूरी दुनिया से क्या है अपना जो एक सत्ता है, पावर जो है वो मनवानी है कि नहीं मैं शक्तिशाली हूं, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। लेकिन नहीं, इसके पीछे कारण बहुत सारे अलग हैं। आज हम इन्हीं सारे कारणों की जो पड़ताल करेंगे, देखते हैं मसला क्या है। देखिए, आपने देखा है कि ये जो सारा सारा खेल जो है वो तेल, डॉलर और सत्ता का है। यानी कि ये जो सारा का सारा जो खेल है ये किसका है? तेल, डॉलर और सत्ता। तेल का क्या है? जैसे कि आपको पता होगा, इसके पीछे मैंने कई सारी वीडियो अलग-अलग बनाई हैं, लेकिन अभी थोड़ा-सा ओवरव्यू दूँगा। सारी वीडियो देखने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर आपको सारी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएँगे। जब तक आप पूरी वीडियोज़ नहीं देखेंगे तो एक वीडियो में पूरा का पूरा आपको बता पाना संभव हो नहीं पाता है। अब हम ये देखेंगे कि तेल का किस प्रकार से इश्यू है, डॉलर का क्या इश्यू है और सत्ता का क्या इश्यू है। इन तीनों को अगर आप जोड़ करके समझ जाएँगे तो आप ये समझ जाएँगे कि अमेरिका ये सारा जो कार्य कर रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। अब देखिए, जैसे कि आप देखेंगे तेल का क्या इश्यू है। आपने देखा कि वेनेजुएला पर बेशक उन्होंने कुछ भी आरोप लगाए हो, लेकिन जो मेन रीजन जो था वो था विश्व के सबसे बड़े क्रूड ऑयल का जो भंडार वेनेजुएला के पास है, लगभग 330 या 380 इस तरीका के जो बिलियन बैरल्स जो है वो क्रूड ऑयल के वो वेनेजुएला के पास है। अब उसको अलग आरोप लगा करके कैप्चर कर लिया। उसी तरीका से आप देखोगे कि उन्होंने आज ये कोई पहला एग्जाम्पल उनका नहीं है। आप देखोगे कि 1953 में ईरान के साथ सेम यही कार्य किया उन्होंने, 2003 में इराक के साथ यही कार्य किया, 2011 में उन्होंने लीबिया के साथ यही कार्य किया। अब एक कारण नहीं, ये तो डायरेक्ट इन्वेजन है एक तरीका से देखा जाए, लेकिन अगर इनडायरेक्ट देखा जाए तो लगभग लगभग हर देश के अंदर जहां पर उन्हें ये दिखता है कि भाई यहाँ हमारे कुछ रिसोर्सेज हैं या फिर उसकी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है जो अमेरिका के अपने सामरिक हितों को साधती है, तो वहां पर वो इस तरीका के जो कार्य करने लगते हैं कि ताकि सत्ता परिवर्तन वो करें। आज सारा आपको मैं बताने वाला हूं क्या क्या चरण होते हैं, किस तरीका से वो सारा कार्य ये सब करते हैं। अब बात आती है तेल का, आपको समझ में आ गया तेल को क्यों करते हैं, उसका एक और कारण मैं आपको बताता हूं। 1971 में आप ये जानते होंगे कि 1971 में जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे वो थे निक्सन। निक्सन के द्वारा डॉलर को पेट्रोल से जो है वो पैक्ड कर दिया गया है। जैसे कि पहले आप देखेंगे कि 1944 में यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है 1945 में, तो एक जो ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था और वहां पर यह माना गया कि जो डॉलर है उसको आप गोल्ड के साथ पैक्ड कर दीजिए, यानी कि गोल्ड के साथ जोड़ दीजिए। और उन्होंने ये माना कि लगभग 35 डॉलर अगर आप प्रिंट करते हैं तो आपको 1 औंस यानी कि 1 औंस जो है सोने का रखना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात? तो ये लेकिन 1971 में ये स्थिति आन पड़ी क्योंकि इनका जो युद्ध था वो वियतनाम के साथ चल रहा था और वियतनाम ने इनको अच्छे से इनकी सुताई की थी। तो इन्हें ये समझ में आ गया कि भाई एक तो दो कारण उसमें आए, एक तो वेनेजुला जो वियतनाम के साथ युद्ध था, ठीक, और दूसरा इन्हें ये समझ में आ गया इतना सारा फिजिकल वेल्थ एक जगह रख पाना एक डॉलर को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि डॉलर तो आपको छापना पड़ेगा, समझ गए मेरी बात? तो इतना गोल्ड आप बैंक में कैसे रखोगे, ये एक इशू जो है इनके सामने आ गया था। अब इसे लेकर के निक्सन ने ये व्यवस्था बना दी कि डॉलर को पेट्रोल के साथ जोड़ दीजिए। नहीं समझे आप? अभी भी समझ जाओगे। देखो, 1971 में डॉलर को गोल्ड से हटा करके, यानी कि जो गोल्ड पहले जो 1945 में किया था, 44 में किया था, उसको हटा दिया और उसको पैक्ड कर दिया किसके साथ में? पेट्रोल के साथ में, यानी कि क्रूड ऑयल के साथ में एक तरीका से। अब मुझे बताइए कि अब डॉलर को अगर बचाना है तो किसको बचाना होगा? इसको आपको समझ में आएगा कि क्रूड ऑयल को बचाना होगा, पेट्रोल को, डीजल को, इनको बचाना होगा। तो एक तो ये तेल का जो पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने किया है, मैं पूरा इतिहास आज आपको बताऊंगा, आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कि अमेरिका ये सारा कार्य कर क्यों रहा है, उसकी मजबूरी है ऐसा करना। अब देखिए डॉलर, अब बात आती है डॉलर की। डॉलर किससे जुड़ा है? तेल से, जैसे मैंने अब आपको बता दिया। अगर डॉलर बचेगा, अगर तेल बचेगा तो डॉलर बचेगा, तो जिसके भी पास संसाधन है वहां अटैक करना अब अमेरिका की मजबूरी बन गई है। और तीसरा जो सवाल है वो आता है सत्ता का। अब सत्ता को हम दो तरीका से देख सकते हैं, एक तो होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। यानी कि अगर पूरी दुनिया के अंदर देखें तो अमेरिका को एक ये जो गलतफहमी भी है और कहो कि आप उन्होंने कुछ दिन तक ये कार्य किया भी कि पूरी दुनिया के जो मालिक हैं वो
हम हैं, प्रधान हम हैं, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर हमारा ही जो सत्ता चलती है। हम जहाँ चाहे सरकार बदलवा दें, जहाँ चाहे बलवा करवा दें, जहाँ चाहे हम जो है पूरी दुनिया जो है हमारे कदमों में है। इस तरीक़ा की जो मानसिकता है, वो व्हाइट सुपरमेसी जो है वो आपको देखने के लिए अमेरिका की मिलेगी। अब ये जो सत्ता है वो दोनों ओर से चुनौती मिल रही है। अब आपने देखा है न्यूयॉर्क का जो मेयर बना है, उसकी जो आप जानते होंगे ना इसको, न्यूयॉर्क का जो मेयर बना है वो एक व्यक्ति जो कट्टरपंथी है। वो व्यक्ति अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके साथ उसका किस तरह से कटु व्यवहार था, ये अमेरिका ने देखा। अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी जो पॉलिसी थी अब से पहले वो थी एक डरे हुए प्रधान राष्ट्रपति की, यानी कि राष्ट्रपति वीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि उनकी जो अप्रूवल रेटिंग्स है, यानी कि ऐसे राज्य भी जहां पर एक तरीका से जो डोनाल्ड ट्रंप की राइट विंग की पार्टी है उसका अपना प्रभुत्व होता था, धीरे-धीरे से इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो गिरने लगी। अब मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं अमेरिका के अंदर, तो मिड टर्म इलेक्शन में अमेरिका की जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ये चाहते हैं कि मेरी एक ऐसी छवि बने कि जो पूरी दुनिया में ये हो कि ये सबसे मजबूत राष्ट्रपति रहा है अभी तक अमेरिका के इतिहास में। इसलिए जो उनकी अप्रूवल रेटिंग है वो बढ़ जाए, ये भी अमेरिका जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है ये चाहते हैं। तो तीन बात इसमें आपको जुड़ करके आती हैं। एक आता है जो तेल है, तेल क्यों करा वो उसका एक हिस्ट्री मैंने आपको बता दिया, और दूसरा जो मैंने बताया डॉलर, डॉलर का जो एक और भी एंगल आता है, क्योंकि डॉलर बचेगा कैसे, क्योंकि आपको मैंने कई सारी वीडियोस में बताया है कि जो ब्रिक्स है और भारत, यानी कि ब्रिक्स के अंदर चार ऐसे देश हैं जो सबसे बड़े, आप मान सकते हैं कि पूरी दुनिया के लगभग 40% जीडीपी, 40% आबादी, और लगभग जो अगर एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो लगभग 40% एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो लगातार उनके पास है, अगर रिसोर्सेज की बात करें या फिर कंट्रोल की हम बात करें। तो अब आप ये देखेंगे कि जो ये डॉलर है, डी डॉलराइजेशन की जो प्रोसेस है वो जो है ब्रिक्स के द्वारा जारी की गई। अब ये भी आया है न्यूज में, अगर आप देखेंगे तो जो ब्रिक्स है वो अपनी एक नई मुद्रा जारी करने वाला है, जिससे जो खासकर ये करना कि जितना भी डॉलर को हम रिप्लेस कर सकें, बाईपास कर सकें, डॉलर में जितना से जितना कम व्यापार हो उतना बेहतर है। ये अमेरिका, यानी कि ये जो ब्रिक्स की चाल है, और ये उसके अंदर जो चार देश हैं, ब्राजील, रसिया, चाइना और इंडिया, इनका ही ये एक मिला हुआ एक जो है प्रोसेस है। इसीलिए आप देखेंगे कि लगातार इन चार देशों के ऊपर अमेरिका जो है वो हावी होता हुआ आपको दिख रहा है। जो मैंने अभी शुरू में आपको बताया कि रूस के ऊपर उनके जो वेजल्स हैं उनके ऊपर अटैक करना हो, भारत के ऊपर 500% टैरिफ लगाना हो, चाहे तो चाइना का जो है जितने भी उनके जो अकाउंट्स हैं उनको सीज कर लेना हो, या फिर ब्राजील के अंदर भी इसी तरीका की जो कार्रवाइयां हैं वो करना हो। अब आपको एक पिक्चर समझ में आ गई होगी, इतिहास देख लीजिए और वर्तमान देख लीजिए, फिर आपको ये पूरी की पूरी जो कहानी है वो अब समझ में आ जाएगी। अब मैं आपको इसको थोड़ा विस्तार में बताऊंगा कि ये सारा का सारा होता कैसे है, इसके चार चरण हैं। अमेरिका ये जो सारा कार्य करता कैसे है ताकि वो अपनी जो प्रभु सत्ता है उसको लगातार बचा करके रख सके। देखिए, पहला कारण है, पहला जो चरण होता है, सबसे पहले वो आर्थिक अलगाव की बात करते हैं, यानी कि इकोनॉमिक सेपरेशन, यानी कि उस देश को जो है क्या करते हैं, आर्थिक दबाव डालते हैं। उदाहरण के लिए इंडिया देखिए आप, इंडिया पर सबसे पहले उन्होंने क्या करा, उन्होंने टैरिफ लगाया, उन्होंने कहा कि 50% टैरिफ लगेगा, उन्होंने बताया कि भाई आपको जो है किसी तरीके की जो छूट है वो नहीं मिलेगी, यानी कि भारत को जो है घेरना शुरू करा, और कोशिश ये करा कि भारत जो है इकोनॉमिक रूप से दबाव में आ जाए और हमारी जो शर्तें हैं उनको मान ले। अब शर्तें क्या हैं वो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था, क्योंकि कई सारे चैनल्स हैं उन पे मैं डालता रहता हूं, तो एक ही उसका उपाय है कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। सारी वीडियो अगर आप वन बाय वन करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि असली पिक्चर क्या है। ठीक है, अगर आप क्यूट यूट्यूबर्स को देखेंगे तो फिर आपको वही रटी रटाई और बात आपको मिलेंगी। जो मैं आपको बात बताता हूं वो आपको देखेंगे कि मैं आपको इंटीग्रेशन तरीका से बताता हूं, यानी कि वन डायमेंशन वो होती नहीं, वो मल्टी डायमेंशनल होती है। मैं उसमें पॉलिटी भी जोड़ देता हूं, इकोनॉमिक्स भी जोड़ देता हूं, अगर वहां पर कहीं ज्योग्राफी का भी यानी कि भूगोल की भी बात आती है वो भी मैं जोड़ देता हूं। तो मल्टी डायमेंशनल हमारा अप्रोच होता है, रटी रटाई वो बातें बिल्कुल नहीं होती जो कि न्यूज़पेपर में आती हैं, अधिकांश बात होती है, लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जो व्यक्तिगत जो कॉन्शियसनेस है उसके स्तर पर सोची जाती हैं। अब देखिए, दूसरा चरण होता है दानवीकरण, यानी कि क्या होता है कि जो अगर सत्ता में बैठा हुआ एक लीडर है, उदाहरण के लिए कि आप भारत में जो इस टाइम पर जो सत्ता में बैठे हुए लीडर कौन है, डेमोक्रेटिक रूप से देखो तो प्रधानमंत्री मोदी हैं। अब मोदी को जो है क्या करना, अब भारत में आप देख रहे हैं ना क्या है, वोट चोर गद्दी छोड़, यानी कि उस व्यक्ति की जो इमेज है उसको ऐसा बनाना कि ये तानाशाह है। और हाँ, बीच में 2024 में आपने देखा होगा कि जर्मन डॉग जो है बैठा हुआ जो जर्मनी में है, जर्मन शेफर्ड, उसके द्वारा चला गया था कि भाई प्रधानमंत्री जो है वो क्या है, वो तानाशाह है, डिक्टेटर है। आप सोचिए कैसा कमजोर डिक्टेटर है जो एक यूट्यूबर को उठा करके उसका जो है पृष्ठभाग नहीं तोड़ सकता। तो ऐसे यूट्यूबर पे, तो ऐसे जो तानाशाह पे तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो एक बात तो ये है। तो दूसरा क्या है कि एक व्यक्ति जो है जो उस देश को चला रहा है उसको बना
दीजिए डिक्टेटर, भाई ये व्यक्ति अत्याचार कर रहा है, ये व्यक्ति वोट चोर कर रहा है, ये व्यक्ति जो है उसकी व्यक्तिगत छवि को खत्म कीजिए। अब जब ये छवि खत्म होगी तो तीसरा चरण आता है जिसमें होता है सैन्य हस्तक्षेप, यानी कि या तो उसकी देश में जैसे कि बांग्लादेश में हुआ है, या तो फिर जैसे कि नेपाल में हुआ है, या तो उस देश की सेना से, नहीं तो फिर जिस तरीका से वेनेजुएला में हुआ है अपनी सेना से ही उस देश के जो लीडर है उसको उठा लेना। जैसे कि इन्होंने, मैं आपको इतिहास में बताऊंगा कि जब लीबिया के अंदर इन्होंने किया, ईरान के अंदर, इराक के अंदर जो इन्होंने कार्य किया है वैसे भी करते। अगर एक्स जैसा भारत है, भारत की जो सेना है वो बहुत ज्यादा इंटीग्रेट है, यानी कि एक तरीका से एथिकल वैल्यूज जो उसकी बहुत हाई है। आप ये सोच भी नहीं सकते कि भारत की जो आर्मी है वो कभी भी पॉलिटिकल हस्तक्षेप करेगी, कभी नहीं, ऐसा सोच भी नहीं सकते हम। क्लियर। लेकिन फिर क्या आता है, अगर सेना हस्तक्षेप नहीं करती तो फिर क्या करते हैं, वो अपनी सेना उतारते हैं, जैसे वेनेजुएला में उतारा है। अब बात यही आती है कि तीसरा जो चरण है वो भारत के अंदर चल रहा है। अब तीसरे चरण में वो सोच रहे हैं कि भारत की आर्मी तो बहुत इंटीग्रेटेड है, इसलिए जो है वो अपनी सेना के विषय में, जो मैंने आपको कई लोगों ने भी आपको बताया होगा कि वो अपनी सेना के विषय में सोचते हैं कि भाई, तो भारत में वो संभव नहीं है, जो कि मैं कई वीडियोज में बता चुका हूं। उसके कई सारे कारण है, वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि एक वीडियो में समराइज कर पाना पॉसिबल होता नहीं है। अब देखिए, वेनेजुएला जो आपको खबरों में नहीं बताया गया क्या है, जैसे मैंने आपको बताया लगभग 303 बैरल जो ऑयल है वो रिजर्व जो क्रूड ऑयल के उसके पास है। अब मैंने आपको क्या बताया, $100 बिलियन का जो खेल है ये सारा का सारा। अब ये जो मामला है ये आता है कि जनवरी 25 72 घंटों के भीतर राष्ट्र प्रमुख को पकड़ लिया गया। कोई युद्ध की घोषणा नहीं हुई, संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव नहीं आया, ये राजनीति नहीं है, बल्कि संसाधनों पर क्या है, सीधा सीधा सा हस्तक्षेप या कब्जा है। क्लियर है। ऐसा हो क्यों रहा है, मैंने एक वीडियो बनाई थी तो उसमें कुछ लोग होते हैं वो उन्हें समझ इतनी होती नहीं है, वो कहते हैं कि अरे डॉलर से इसका क्या मतलब है वेनेजुएला का। अरे भाई, पेट्रो डॉलर आपस में पैक्ड है, ये समझना पड़ेगा, जाकर के थोड़ा स्टडी करो कि पेट्रो डॉलर 1971 के बाद में पैक्ड है आपस में। तो अगर पेट्रो टूटता है तो डॉलर अपने आप गिरेगा, और अभी तो बाहर से भी हस्तक्षेप शुरू हो गए हैं डॉलर के प्रति, तो ये भी हमें समझना पड़ेगा। अब आता है 303 अरब बैरल का जो सच है वो क्या है, जैसे मैंने आपको बताया लगभग वेनेजुएला के पास में 303 जो बिलियन बैरल जो है वो है। उसके बाद में दूसरे पर आता है सऊदी अरब, तीसरे पे ईरान और रूस, इस तरीका से आते हैं। क्लियर है। वेनेजुएला के पास दुनिया का 303 अरब का जो है बैरल भंडार है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। यह सऊदी अरब और रूस से भी ज्यादा है। महत्वपूर्ण है, पिछले एक दशक में यह तेल बाजार से बाहर था, अब यह अमेरिकी नियंत्रण में जो है इसका जो वापसी हुआ है। और एक और भी कारण, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आप जानते होंगे कि जो रूस जो है उसकी अब इकोनॉमी जो है अधिकांश अपने क्रूड ऑयल पे है, लेकिन आप जैसे ही वेनेजुएला का ऑयल ये कब्जाएंगे तो उसका जो मार्केट में सस्ता ऑयल ये प्रोड्यूस करेंगे। और बात वही है कि मित्रता और दोस्ती ये सब रखी रह जाती है जब बात आती है महंगे और सस्ते की। तो भारत जो है रूस को जो बाईपास करके ऑयल खरीद सकता है, क्योंकि अमेरिकन प्रतिबंध के बाद भी भारत ने जो अपने हितों को साधने के लिए रूस से तेल लगातार खरीदा है, आप जानते होंगे इस बात को। तो आप ये देखेंगे कि अगर ऐसा होता है तो भारत जो है सस्ता ऑयल जो है अगर मार्केट में आता है तो ये खरीद सकता है। क्लियर है मेरी बात। तो अमेरिका का जो है रूस की जो कमर है तोड़ने का भी एक इरादा है, ये भी आप मानेंगे। असली दांव पेट्रो डॉलर सिस्टम क्या है, ये समझ में आ गया। पेट्रो डॉलर सिस्टम शुरू में मैंने आपको बताया है। तो पेट्रो डॉलर सिस्टम का जो है असली मामला है। अब जैसा आप जानते हैं कि डॉलर का जो प्रभुत्व है, दुनिया का जो 80% लेन देन जो है वो लगभग डॉलर में है। क्लियर। अब ये अगर ये सब अगर होता है कि भाई डॉलर को अगर डी डॉलराइजेशन किया जाता है तो आने वाले समय में अमेरिका की जो साख है वो कहाँ लग जाएगी, बट्टा लग जाएगा उससे। वैश्विक तेल व्यापार आप देखिए कि अमेरिकी जो डॉलर है उसका प्रभुत्व है, अगर ये डॉलर का प्रभुत्व टूटता है तो आप समझिए कि पेट्रोल से डॉलर जो जुड़ा हुआ है, मैं मान रहा हूं कि अगर डॉलर गिरेगा तो अगर कोलैप्स करती है ये व्यवस्था तो विश्व के लिए एक महामंदी 1929 वाली ही होनी है। लेकिन बात वही आती है कि क्या वास्तव में हम अमेरिका जैसी जो एक सुपर पावर है, क्या उसका ये जो हेजीमनी है इसको झेल सकते हैं। बात वही आती है कि या तो आप एक बार ये सारा कुछ झेल लीजिए या अमेरिका को सदियों तक झेलते रखिए, ये हमारी मजबूरी बन गई है। वेनेजुएला का हस्तक्षेप इसी सिस्टम को बचाने के लिए ही हस्तक्षेप, आप ये समझिए 1971 के बाद में, वैसे 74 लिखा हुआ है, 71 के बाद में ये प्रणाली अमेरिका की आर्थिक शक्ति की जो रीढ़ है वो बन गई है। अब रिसोर्सेज इंटरवेंशन साइकिल क्या है, जो मैंने आपको पहले बताया है वही है। पहले क्या करेंगे, आर्थिक अलगाव, यानी कि जिस देश के पास रिसोर्स है उसको जो है आर्थिक अलगाव उसका करिए, उसका प्रतिबंध लगाइए, कमजोर कीजिए उसकी इकोनॉमी को। जब लोग आर्थिक रूप से तंग हो जाएंगे, यानी कि उसके देश की जनता ही क्या है परेशान हो जाएगी, जैसे कि अभी ईरान के अंदर आप देख रहे हैं, ईरान पर प्रतिबंध लगाए। ईरान का जो रियाल है वो लगभग $1 बराबर 1,14,000 जो रियाल हो गया, $1 1,14,000 रियाल। इसका मतलब है देश के अंदर जो है इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई चला गया, यानी कि देश की जनता को जो है रोड पर लाना अब आसान है। तो यही है, पहले आर्थिक अलगाव करो उसका, फिर उसका क्या करो, जो लीडर है जैसे अभी अयतुल्ला खुमैनी है, ठीक है, वो तो वो नेचर है उनका ऐसा, लेकिन उसका क्या बना दो, उसका बताओ कि ये डिक्टेटर है, यानी कि ये दुनिया का क्या है, खलनायक है, ये अपनी जनता का खलनायक है, इस तरीका से उसका जो एक इमेज है
वो क्रिएट करो। और तीसरे चरण में है सीधा सीधा हस्तक्षेप करो। जैसे कि आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल ट्रूथ पर बोला है कि अगर आपने इस जनता पर अत्याचार किए ईरान के अंदर, देखा ना आपने, तो हम क्या करेंगे, इंटरवेंशन करेंगे, यानी कि अमेरिका जो है इस युद्ध में कूदने वाला है, ऐसा उन्होंने बोला है। तो यही आप देखिए, क्योंकि अगर सेना करेगी या देश का या फिर इनकी जो सेना है वो करेगी। अब आता है चक्र कब शुरू होता है, ये चक्र तब सक्रिय होता है जब कोई संसाधन या समृद्ध देश दो गलतियां करता है। कौन कौन सी? पहला है संसाधनों का राष्ट्रीयकरण, यानी कि अमेरिकन कंपनियों को बाहर करना। पहला तो ये चरण हो गया कि उन्होंने क्या करा, नेशनलाइजेशन कर दिया। अब क्या करना है, अमेरिकी जो कंपनी है उनको बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं, या फिर आप कहो कि दूसरे की तरह ही व्यापार अमेरिकन कंपनियों के साथ में कर सकते हैं, यानी कि अमेरिकन कंपनी जो है उनको स्पेशल स्टेटस खत्म हो जाएगा। और दूसरा होता है पेट्रो डॉलर को चुनौती देना। अब आप देखिए भारत क्या कर रहा है, भारत क्या कर रहा है, यानी कि जो राष्ट्रीयकरण है, हमारे पास ऐसे कोई रिसोर्स नहीं है, याद रखना इस बात को, लेकिन स्ट्रेटेजिक लोकेशन जरूर ऐसी है, ठीक। लेकिन दूसरा वाला देखिए, पेट्रो डॉलर को चुनौती, ये भारत जरूर कर रहा है। ब्रिक्स के माध्यम से आपने देखा होगा, अगर आप न्यूज वगैरह से ज्यादा जुड़े हैं तो आपने देखा होगा कि जो ब्रिक्स है वो लगातार अमेरिका के जो ट्रेजरी बॉन्ड्स है उनको जो है सेल आउट, जितने भी मेच्योर होते जा रहे हैं उनको लगातार ये जो देश है वो बेच रहे हैं। आप पूरी पूरी जाकर के गूगल करके देखना, ब्रिक्स के अंदर, ब्रिक्स के द्वारा किस तरीका से जो है अमेरिका का जो ट्रेजरी बॉन्ड है उसको बेचा जा रहा है। चाइना, रसिया, भारत, भारत का भी आप गूगल करके देखना, और ये भी देखना कि ये तीनों देश इसको बेच करके कर क्या रहे हैं। इसको बेच करके वो गोल्ड और चांदी, सोने, इसमें ही पैसा को अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि फिजिकल वेल्थ वो बना रहे हैं। अब आप देखिए भारत ने दूसरी वाली गलती करी है। अगर दूसरी वाली गलती करेगा तो फिर अमेरिका क्या धमकी देगा, 500% टैरिफ लगाऊंगा। लेकिन बात वही है कि क्या वो लगा पाएगा? मैंने अलग से वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया कि ये पॉसिबल नहीं है। उसके कारण आपको वही वीडियो देखनी पड़ेगी। और वीडियो कहां मिलेगी आपको पता है, टेलीग्राम में लिंक है, जाकर के देखिए। अब बात आती है कि वास्तव में अमेरिका जो अभी कर रहा है ये क्या अलग है? नहीं, ये अलग नहीं, उसका इतिहास ऐसा रहा है। आपने देखा होगा कि 1953 के अंदर ईरान के अंदर भी उन्होंने यही कार्य किया। अब कहते हो कि क्यों किया? ये दो गलती देखिए, ये दो गलती है, पहला और दूसरा। अब इन्होंने भी क्या किया था, इन्होंने क्या किया था कि वहां के जो प्रधानमंत्री थे मोसादेक ने ईरान के तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब राष्ट्रीयकरण करोगे तो इसका मतलब क्या है कि जो अमेरिकन कंपनी है अब उनको जो है स्पेशल स्टेटस नहीं मिलेगा। अब उनके साथ वही ट्रीटमेंट होगा जो दूसरों के साथ है। बस मामला शुरू हो गया, संपत्तियों को जब्त की गई और जो मोसादेक जो है उनको कम्युनिस्ट बताया गया। अब देखना यहाँ पे बात आती है, देखो ये अब होता क्या है कि अब उसका क्या करा, पहले तो जैसे ही इन्होंने ये करा, एक क्या कर दिया उन्होंने, सेपरेशन क्या कर सकते थे, क्या सेपरेशन किया होगा, लेकिन उन्होंने बताया कि जो मोसाद गए हैं ये कम्युनिस्ट हैं। अब आपको ये जो बात सुनकर कहना बड़ा अजीब लगेगा जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। वैसे तो पूरी दुनिया के अंदर ये जो कम्युनिस्ट हैं और इस्लामिस्ट जो है वो दोनों मिलकर के जो है तीसरे को खत्म करने का कार्य करते हैं। समझ रहे हैं आप? ये पूरी दुनिया का एक, आप अब मान के चलिए तकिया कलाम यही है, दोनों साथ। लेकिन बात यह है कि दोनों किसी भी एक देश में रहते नहीं है, एक देश में दोनों समा ही नहीं सकते। पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट एक साथ में हो या कोई एग्जिस्टेंस है, वो एग्जिस्टेंस संभव ही नहीं है। लेकिन जहां तीसरी कोई सभ्यता है वहां दोनों मिलकर के काम करते हैं। अब बात आती है कि जैसे ही ये कम्युनिस्ट नाम सुना, लोग तुरंत कहां आ गए, रोड पर आ गए। और रोड पर आने के बाद में इनको क्या किया गया, अमेरिकी कंपनियों को जो ईरान के तेल में बाद में जो इनको उठा करके क्या कर दिया गया, सीआईए द्वारा इसका जो तख्ता पलट है वो करा दिया गया। और सत्ता पलट करा करके चौथा चरण वही है कि अमेरिकन कंपनी जो है उनको 40% सस्ता, या कहो कि 40% की हिस्सेदारी जो ईरान का तेल है उसके अंदर मिल जाती है। समझ गए मेरी बात आप? तो आप समझिए ये है पूरा का पूरा मसला। आइए फिर एक और एग्जांपल देखते हैं। केस स्टडी क्या है, ये सीआईए के डॉक्यूमेंट्स में आपको बता रहा हूं, ये जो सारा का सारा मैं आपको बता रहा हूं 2013 के अंदर सीआईए जो है अमेरिका की जो गुप्तचर एजेंसी है उसके द्वारा ये डेटा जो है रिलीज किया गया है, उसके ही मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा सबूत है इराक के अंदर 2003 में इराक सद्दाम हुसैन के ने तेल को यूरो में बेचना शुरू कर दिया। देखना तेल को किसमें बेचना शुरू कर दिया, यूरो में। किसने बिकता है, किसके द्वारा बिकता है, डॉलर में। समझिए डॉलर में किसने पैक्ड किया था, निक्सन ने। लेकिन इन्होंने क्या करा, हम यूरो में बेचेंगे। अब जैसे ही ये काम शुरू होता है, अगला शुरू होता है क्या, WMD, यानी कि एक तरीका से मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि मास डिस्ट्रक्शन के हथियार, यानी कि जनसंहार के हथियार बना रहे हैं कौन, कौन बना रहे हैं, सद्दाम हुसैन। ऐसा आरोप किसने लगाया, अमेरिका ने। ऐसा आरोप लगा करके क्या करा, आक्रमण करा, आक्रमण करके सत्ता परिवर्तन कर दिया और इनको उठा लिया। क्लियर है? और बाद में इन पर केस चलाया और सद्दाम हुसैन को क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। आपने पूरा देखा होगा कि बाद में जब आप देखते हैं तो WMD जो है, यानी कि मास डिस्ट्रक्शन के किसी भी तरीका के कोई सबूत नहीं मिलते हैं। और पूरी दुनिया जो है कहती है कि यार कुछ तो मिला ही नहीं है, लेकिन फिर तो सद्दाम हुसैन तो मारा गया, तो सद्दाम हुसैन मारा गया, लेकिन कारण क्या था, जो मैंने आपको बताया। तीसरा केस स्टडी देखिए लीबिया की। लीबिया के अंदर ये जो गद्दाफी थे, गद्दाफी ने भी एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। और गद्दाफी ने क्या किया था, उसने कहा था कि जो सोने की मुद्रा है, यानी कि जो हमारा जो तेल भंडार है या जो हम व्यापार करेंगे उसको किससे पैक्ड करेंगे,
गोल्ड दिनार से, यानी कि सोने की मुद्रा से हम उसको पैक्ड कर देंगे, डॉलर से नहीं करेंगे। नहीं समझे आप? देखो, उसने ये कह दिया कि जो अभी हम तेल बेच रहे हैं, तेल निक्सन ने क्या बोला था? उसने कहा था कि जो डॉलर है वो किसके साथ पैक्ड है? वो है आपका पेट्रो के साथ। तो पेट्रो डॉलर आ गया, लेकिन ये जो पेट्रो है, अब उसने कहा कि नहीं, हम पेट्रोल जो है वो डॉलर के साथ पैक्ड नहीं करेंगे, किसके साथ करेंगे? सोने की मुद्रा, यानी कि फिजिकल वेल्थ के साथ। आप समझिए, वही तो अभी पूरा पूरा इंडिया यही तो कार्य कर रहा है कि भारत भी तो कह रहा है कि भाई हम जो मुद्रा है, हम ऐसा नहीं है, ठीक है, गोल्ड जो आपका अमेरिकन डॉलर है वो तो है, लेकिन हम अब सपोर्ट में सोने की मुद्रा यानी कि गोल्ड भी रखने वाले हैं। समझ गए? तो ये एक ब्रिटेन वुड्स जो सम्मेलन हुआ था, उसको चुनौती देना है, या अमेरिका की जो दादागिरी है उसको चुनौती देने के बराबर है। अब देखिए, अफ्रीकी तेल जो है, अफ्रीकी तेल के लिए जो डॉलर के बजाय सोने का भुगतान करना होगा, ऐसा बोल दिया। अगर ऐसा बोलोगे तो क्या होगा? वही मानवीय हस्तक्षेप के नाम पर नाटो की जो बमबारी है वो शुरू हो जाती है, और नाटो ने जो है गद्दाफी की जो मृत्यु होती है, गोल्ड दिनार का जो अंत है वो हो जाता है। जो पहले का सिस्टम है वो लगातार इसी तरीका से जारी रहता है। अभी तक आपको क्या समझ में आया इससे? अभी तक जो मैंने आपको समझाया है उससे क्या बात समझ में आई है? आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि भारत के अंदर जो आज हो रहा है, जो भारत के साथ जो हो रहा है, क्या इसी पैटर्न का हिस्सा आपको नहीं दिख रहा है? अगर आप एक समझदार हैं, खुले आंख और कान आपके हैं, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भाई भारत में भी तो यही सब चल रहा है। भारत का जो एक लीडर है वो अमेरिका को चुनौती दे रहा है। अब चुनौती देने पर वो ब्रिक्स के अंदर डी-डॉलराइजेशन की प्रोसेस कर रहा है। उसके एवज में जो है पहला चरण जो है अमेरिका ने शुरू कर दिया, यानी कि सेग्रीगेशन कर दिया है भारत का आर्थिक रूप से, यानी कि आर्थिक रूप से प्रतिबंध लगाओ। अब भारत कोई ऐसा एक्सपोर्टर तो है नहीं कि भाई वो तेल बेचता हो या कुछ, लेकिन उस पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया, यानी कि आर्थिक एक तरीका से इकोनॉमिक सेग्रीगेशन शुरू कर दिया। दूसरे चरण में क्या आता है? दूसरे चरण में वही है, उसका क्या करो? दानवीकरण करो, मतलब उस व्यक्ति को मॉन्स्टर बना दो, डिक्टेटर बना दो। तो वो भी दूसरा चरण भी आपने भारत के अंदर देखा। तीसरा चरण होता है या तो उसी देश की आर्मी से या तो फिर अपने देश की आर्मी का इंटरफेरेंस करके उस लीडर को उठा लो, या फिर उसके देश में ही उसको जो है समाप्त करवा दो। तो ये जो भारत के अंदर भी आप देख रहे होंगे, ये आपको समझ आना चाहिए। अब बात वही है, मैंने यहाँ पे एक टेबल बना करके दी हुई है, देखिए किस तरीका से देश और वहां पर क्या ट्रिगर किया और उसका क्या औचित्य था और परिणाम क्या हुआ। जैसे कि 1953 में बताया, राष्ट्रीयकरण किया, कम्युनिज्म के नाम पर उनको जो है भड़काया और पश्चिम का नियंत्रण आ गया। रिजल्ट हमेशा यही होगा कि पश्चिम का नियंत्रण आपके ऊपर होना चाहिए। इराक के अंदर वो मैंने आपको बताया 2003 में यूरो तेल जो है, और जो है इन्होंने क्या कहा था कि वीपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है उस वो बना रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने उसको खत्म किया, और फिर पश्चिम का नियंत्रण। देखिए आप 2011 में लीबिया में गोल्ड जो दिनार है, यानी कि उन्होंने कहा कि डॉलर को अब पेट्रोल के साथ हम नहीं जोड़ेंगे, हम या तो यूरो में करेंगे या गोल्ड को जो है वो बेस बनाएंगे कि भाई गोल्ड दिनार हमें दीजिए और तेल ले लीजिए। बस क्या हुआ? मानव अधिकारों का हवाला दिया गया और इसको उठाया, और पश्चिम का नियंत्रण। यानी कि एक चीज कॉमन है कि हमेशा वेस्ट का जो प्रभुत्व है वो आपके ऊपर होना चाहिए, डोमिनेंस हमेशा प्रभुत्व का, जो पश्चिम का जो प्रभुत्व है वो आपके ऊपर होना चाहिए। अब बात यही आ जाती है कि नेतृत्व का जो नैतिक चरित्र मायने नहीं रखता, यानी कि नेतृत्व जो है, इस बात को मैं कितनी सारी वीडियोस में बोल चुका हूं, अगर आपने देखा होगा। आपने तो सारी वीडियो देखी नहीं होंगी क्योंकि अलग अलग चैनल पर जाती हैं, तो आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मैंने ये बात हमेशा बोली है कि भाई आपका अपना व्यक्तिगत जो है चरित्र क्या है। आप विश्व बंधुत्व में विश्वास रखते हैं, आप हाई वैल्यूज एथिक वैल्यू रखते हैं, आप वसुधैव कुटुंबकम की जो वैल्यू है वो रखते हैं, लेकिन ये व्यक्तिगत तक तो सीमित सही है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल या फिर अपना किसी देश की राजनीति को चला रहे हैं, तो फिर नैतिकता जो है और नैतिक चरित्र मायने नहीं रखता। बस एक बात मायने रखती है कि क्या हमारा जो देश है वो प्रभुत्व है उसका या नहीं, यानी वो आगे बढ़ रहा है या नहीं। बस ये जो है, लेकिन भारत की कमजोरी यही है, जो एक व्यक्ति की नैतिकता है वही दूसरी जो पॉलिटिकल जो हमारी है उसके अंदर शामिल हो जाएगी। यही हमारी जो समस्या है। राइट विंग की समस्या क्या है? लेफ्ट विंग जो है वो तो आप समझ रहे हैं कि भारत के अंदर जब लेफ्ट की सरकारें आती हैं तो अमेरिका के चरण चुम्बन करती है, चाइना का चरण चुम्बन करती है, एक बात किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन भारत आती है जब राइट विंग की सरकार आती है, यानी कि जो बीजेपी की सरकार आएगी वो राइट विंग की सरकार है, तो समस्या फिर दूसरी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है वो हाई वैल्यूज जो है नैतिकता की लेकर के चलते हैं। आपको ये जो बात मैं बता रहा हूं ना, ये नहीं बताएगा कोई भी, क्योंकि आदमी जो है ना वो है किताबी कीड़ा। वो किताबों में न्यूज़पेपर में जो छपेगा ना वही आपको जो है वहां से उसको क्या करेगा, च्विंग करेगा और वो मीटिंग आपके आप ऊपर जाकर कर देगा। लेकिन मेरा जो दूसरा है, मैं चिंतन करता हूं और मैं एक चिंतक की तरह व्यवहार भी करता हूं। तो भारत का जो राइट विंग है वो उस पर हाई एथिकल वैल्यूज है, और तीसरी ओर आ जाता है भारत, यानी कि हाई वैल्यूज और एक लो वैल्यूज, उनके बीच में जो पिस जाता है भारत। इसीलिए आप देखते होंगे कि हम अपने छोटे छोटे देशों से भी आज चुनौती पेश हमारे साथ हो रही है। बांग्लादेश की औकात क्या है? अगर 1971 में इसकी कमर तोड़ दी गई होती और इसको एक हिंदू राष्ट्र की तरफ बना दिया गया होता, या अपना
अपना वो अमेरिका वाला एक कॉलोनी बना करके रख दिया होता तो क्या चैलेंज होता? नहीं। हमारे पास कितने सारे मौके थे कि पाकिस्तान कभी भी एटॉमिक बम बना ही नहीं पाता, लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि वही बात आती है, एक ओर तो अमेरिका के चरण चुंबक और चाइना के चरण चुंबक और दूसरी ओर जो है हाई वैल्यूज, यानी कि हम कुछ नहीं करेंगे। आज आप बीजेपी की सरकार देखेंगे, उनके हाई ग्राउंड है, वैल्यूज के हाई ग्राउंड है, एथिकल बहुत हाई है। इसीलिए कमजोरी, अगर आप सोचिए, अगर चाइना आज बिल्कुल, चाइना जो है वियतनाम के साथ, ताइवान के साथ जो है इंडल्ज हो जाता है और कमजोर हो जाता है, तो 99% मैं गारंटी दे सकता हूं आपको, भारत कभी अटैक नहीं करेगा चाइना को। समझ गए? क्यों? क्योंकि वही बात आ जाती है, क्योंकि हाई वैल्यू ब्रांड। तो ये जो है ना, यही हमारी जो है सबसे बड़ी कमजोरी है। और ये बात अगर आपको सही लगी हो तो आप कमेंट करके जाना कि हाँ, आप ये जो बोल रहे हैं आपने भी कभी ऐसा सोचा था। वेनेजुएला पैटर्न का कार्यान्वयन, मैंने जैसा आपको बताया पहला चरण है, ठीक है। वेनेजुएला में क्या होता है? वेनेजुएला में होता है कि भाई उनका जो है प्रतिबंध लगाया गया, जहां पर वो तेल का उत्पादन 2.3 मिलियन बैरल्स जो कर रहे थे, वो गिर करके लगभग 8 लाख बैरल पर आ जाता है। यानी कि कितना हो गया? आप देखो 8 लाख पे आ गया, कितने से? 2.3 मिलियन से। दूसरे चरण में उन पर आरोप लगाए गए कि ये जो नेता हैं, ये क्या कर रहे हैं? नार्को टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, निकोलस, ठीक है? ये नार्को टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तीसरे चरण में क्या आया? उन पर लगातार अटैक करके 72 घंटे में उनको जो है उठा लिया गया। तो ये एक चरण है, निष्कर्ष वही आता है, ये यह पैसा मेरे नियंत्रण में रहेगा ताकि वेनेजुएला और अमेरिका के लोगों को लाभ हो। ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इस तरीका से सोशल ट्रुथ पे बोला कि भाई तुम्हारा क्या मतलब है? आप सोचिए, एक वो सोवरेन नेशन है, लेकिन बात वही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी कि अमेरिका जो है वो कह रहा है कि मेरे पास ताकत है, इसलिए भाई मैं वेनेजुएला मेरी एक टेरिटरी बन करके रह जाएगा। अब आता है वही कि 30 से 50 मिलियन बैरल तेल तुरंत अमेरिका को सौंप दिया गया, इसका जो रिजल्ट आता है। और वही आता है कि जो वहां के जो मोबाइल है, शेवरॉन और एक्सॉन, ये जो है इनकी वापसी जो है हो चुकी है। अब ये आप उसके मार्केट में मिलेंगे वेनेजुएला में। अब आगे क्या होने वाला है वो जो आपको पता है, होगा ये कि तेल आपूर्ति जो मार्केट में बढ़ने वाली है और तेल के जो दाम है वो गिरेंगे। और वही बात आ जाएगी कि भारत जो है भाई सस्ता तेल चाहिए, तो फिर वो रूस से क्यों खरीदेगा? प्रतिबंधों के बाद भी तो खरीद रहा था ना, क्यों? यही तो हवाला दे रहा है कि भाई मेरे राष्ट्र के जो हित है वो सबसे ऊपर है, भारत यही हवाला देता है। लेकिन अब तो ये भी नहीं बचेगा, क्यों? क्योंकि आपको सस्ता तेल मिल रहा है, तो फिर आप रूस से क्यों खरीद रहे हैं? बस वही आ गई, तेल की कीमतें नीचे जाएंगी, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्राइस नीचे जाएगा। और बस बात वही आती है कि इससे जो है ईरान और रूस को जो है नुकसान होने वाला है। अगर ईरान की सत्ता परिवर्तित होती है तब भी रिजल्ट वही रहेगा। ये मत समझ लेना कि ईरान को जो फिर फायदा होगा, नहीं, क्योंकि अमेरिका की पिट्ठू सरकार ही होने वाली है वहां पे भी। तो तेल का जो प्रोडक्शन है वो तो फिर अमेरिका के हिसाब से बढ़ेगा। ये सिर्फ जो है व्यापार नहीं है, आर्थिक युद्ध है। इसका आपके पास असर क्या होने वाला है? पेट्रो डॉलर सुरक्षित है, क्या हम ये मान लें? समझ रहे हैं इस बात को? क्या पेट्रो डॉलर सुरक्षित है? मैं कहूंगा कि कुछ हद तक। क्यों? क्योंकि बात यही है कि इसके सुरक्षा के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जाने वाला है। ये एक नहीं, मैं कई सारी वीडियोस में बता चुका हूं। अभी 25 से 30 साल लगने वाले हैं अमेरिका को नीचे आने में। तो ये जो 25 से 30 वर्ष का टाइम है, इसका हमें वेट करना पड़ेगा। तो पेट्रो डॉलर सुरक्षित है, मैंने बताया कि हाँ, ये कुछ हद तक कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका इसकी रक्षा के लिए कहीं तक भी जाएगा, युद्ध भी करेगा तो करेगा। आप समझ लीजिए। उभरते बाजार, उभरते बाजार यही है कि अभी जो तेल निर्यातक देश जैसे नाइजीरिया, अंगोला पर दबाव बढ़ने वाला है। निवेशक ध्यान दें, वही है कि जो डॉलर के पतन की जो कहानियां हैं, वो कह रहा है कि ये जो कहानी बताई जा रही है कि डॉलर जो पतन होगा, कि ये क्या वास्तव में होने वाला है? तो कह रहा है कि ऐसा नहीं है। लेकिन बात समझिए इस बात को कि ब्रिक्स जैसे जो देश हैं वो ये कार्य कर रहे हैं। और ये डॉलर का जो पतन है एक दिन में नहीं होगा, ये मैं भी कह रहा हूं इस बात को, लेकिन 25 से 30 वर्ष में ये होने वाला है। तो आप ये देख लीजिए कि आप अपना जो निवेश है वो किस प्रकार से कर रहे हैं। निवेशक के लिए ये रणनीतिक सबक है कि नैतिकता को अनदेखा करें। नैतिकता तो ये तो भाई निवेशक हमेशा इसका मतलब ही नहीं बनता। तो नैतिकता भाई जो निवेशक है वो इन्वेस्टर कभी एथिकल इस तरीका का नहीं देखता। तो दूसरा है वही है कि भाई एक अपने सारे अंडे एक टोकरी में ना रखें, थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें अपने निवेश को। और अगला लक्ष्य ये है कि क्यूबा जो है, अब हमें ये देखने के लिए मिलने वाला है कि क्यूबा, निकारागुआ और ईरान, इन तीनों पर नजर रखनी होगी कि वास्तव में अमेरिका जो है इनकी बमबारी करेगा। और इनमें हस्तक्षेप तो देखो ईरान के अंदर तो जो चल रहा है, अमेरिका का सीधा सीधा हस्तक्षेप आपको नजर आता होगा। तो ये भी हमें देखना है कि वहां पर भी वही तीन जो पैटर्न थे वही आपको देख रहे हैं लगातार। पहला प्रतिबंध लगा था, आपने देखा होगा ईरान के ऊपर। दोबारा से जो खुमैनी, जो दूसरा चरण है, खुमैनी को क्या बना दिया? डिक्टेटर। और तीसरा चरण आता है, या तो अमेरिका वहां हस्तक्षेप करेगा, या तो फिर वहां पर अभी जो क्रांति हो रही है इसको और बढ़ावा देने वाला है। अब बात वही है, गुरुत्वाकर्षण का एक नियम है, ये पैटर्न गुरुत्वाकर्षण की तरह है, ये आपकी राय की परवाह नहीं करता। वेनेजुएला में चरण 4 चल रहा होता है, जैसे मैंने आपको बताया। 100 अरब डॉलर का जो तेल है उसको जो है उन्होंने अपने हथिया लिया है। आप या तो पैटर्न को समझकर तैयारी कर सकते हैं या इसके परिणामों से हैरान हो सकते हैं। अब चुनाव आपका है कि आप इसका करेंगे क्या। तो फ्रेंड्स, आज हमारा ये जो लेक्चर है इसमें मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है और उनकी पूरे दुनिया के अंदर स्ट्रेटेजी क्या होती है, ये सारे चरण क्या होते हैं। इतिहास ये बताता है, वर्तमान यही और भविष्य भी यही
होने वाला है। और एक जो निष्कर्ष ये है कि डी-डॉलराइजेशन की प्रोसेस तेज है, लेकिन एक दिन में होने वाला नहीं है। लेकिन ये जरूर मानिए 25 से 30 वर्ष में ये होने वाला है, जिस तरीका से भारत और चाइना और रूस और ब्राजील, इनकी भी मजबूरी है ऐसा करना। क्लियर है? तो देखते हैं आगे क्या होता है इस पर। अगर कोई, आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।